दोस्तों, कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम तेज होती जा रही है और अब कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक महिला ने किया है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और वह उसी रात अपने बेटे का इलाज कराने आरजी कर अस्पताल पहुंची थी। उस रात उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे वह डॉक्टरों से भिड़ गई थी, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। इस खुलासे के बाद वे सभी चेहरे सामने आ जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें, ताकि हम सबकी न्याय की लड़ाई ऐसे ही जारी रहे। और आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बताते हैं क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में रेनी डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया की डायरी से भी कई सनसनीखेज बातें सामने आई है। आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन से सीबीआई के हाथ लगे सबूतों को जानकर आपका खून खौल उठेगा। भले ही संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा हो, लेकिन सीबीआई के पास अब कई ऐसे अहम सबूत हैं जो इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इससे यह भी पता चल सकेगा कि क्या संजय रॉय ने यह घिनौना काम अकेले किया था या उस रात अस्पताल में कोई और भी उसकी मदद कर रहा था। इन सभी खुलासों के बारे में विस्तार से बताने से पहले उस भावुक पत्र का जिक्र करना जरूरी है जिसे डॉक्टर बिटिया की मां ने टीचर्स डे के मौके पर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की थी। अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसी घटना के खिलाफ शुरुआत में तो आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले। इसी भावना को व्यक्त करते हुए डॉक्टर बिटिया की मां ने यह भावुक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को पैसों की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्रियों की जरूरत थी ताकि वह कई मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ आज पूरा देश डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह केस समय के साथ और अधिक जटिल होता जा रहा है, लेकिन हाल में जो चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है उसे केस के सुलझने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। इसके पहले कि हम उस महिला के खुलासे की बात करें जो अपने बेटे को लेकर उस रात अस्पताल पहुंची थी, आपको इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा क्योंकि अब तक इसमें काफी कुछ छुपाया गया है। आइए जानते हैं इस मामले का असली सच। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में घटनाओं की एक श्रृंखला उसके साथ जुड़ती चली गई, जिसने न केवल अपराध के सच को उजागर किया बल्कि संजय के साथ उसके संबंधों को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात तक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और फिर अगले दिन खुद की गिरफ्तारी से पहले तक सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के बयानों से संजय की जो गतिविधियां सामने आई वे बेहद चौंकाने वाली थी। 9 अगस्त को डॉक्टर की हत्या की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस प्रक्रिया में सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग दिखाई दिए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की क्योंकि इन लोगों का हत्या से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने पुलिस के सवालों के सही जवाब दिए और संदेह के घेरे से बाहर हो गए, लेकिन एक
व्यक्ति ऐसा था जो अब भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था, क्योंकि वह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में ही जाकर सो गया था, वो भी नशे में धुत होकर। पुलिस जो पहले ही ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के समय का मोटे तौर पर अनुमान लगा चुकी थी, ने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान केंद्रित कर दिया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय सेमिनार हॉल के आसपास नजर आया। इसके अलावा संजय रॉय को दूसरे सीसीटीवी फुटेज में उसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आते जाते हुए देखा गया। पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का एक ग्रैब निकालकर उस मरीज को दिखाया, जो संजय रॉय के दोस्त सौरभ का भाई था। जैसे ही उस भाई ने संजय रॉय की तस्वीर देखी, उसने तुरंत उसे पहचान लिया और पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और उससे यह साफ हो गया था कि डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई थी। चूंकि रात का खाना करीब 12 बजे हुआ था, तो यह स्पष्ट हो गया कि हत्या लगभग 4 बजे के आसपास की गई थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय को करीब 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया। इस प्रकार अन्य सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी यह पुष्टि कर रहे थे कि इस अपराध में संजय ही शामिल था। हालांकि संजय अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। दोपहर में जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान की, तो सौरभ को यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच सौरभ ने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। संजय अभी रास्ते में ही था जब सौरभ के भाई ने उसे फोन पर बताया कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुई डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में संजय को ढूंढ रही है। यह सुनकर सौरभ हैरान रह गया। हालांकि जब संजय पहुंचा तो सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और बताया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ यह देखकर हैरान रह गया कि संजय ने बिना किसी शिकन के सिर्फ "मैं देखता हूं" कहकर बात डाल दी। इसके बाद संजय ने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी और वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसे ढूंढते हुए पुलिस बैरक में पहुंची, तो वह नशे में धुत वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि पुलिस से कहा मुझे फांसी दो। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं थी। अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। वह पूछताछ में बेहद आराम से सभी बातें कबूल कर रहा था और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह एक सिविल वॉलंटियर है। उसने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराया था। वह दोपहर में अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए रिसेप्शन पर गया था, जहां उसने पूछताछ की। भर्ती के बाद रात 10:30 बजे वह फिर से अस्पताल पहुंचा, जहां संजय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों मरीज को अस्पताल में छोड़कर बाहर गए और शराब पी। इसके बाद वे दोनों नॉर्थ कोलकाता में स्थित रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए। वहां सौरभ एक अड्डे के अंदर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। चूंकि संजय को सोनागाछी के अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के एक और जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में स्थित है और सोनागाछी से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। 8 और 9 अगस्त की रात दोनों सोनागाछी से बाइक पर चेतला पहुंचे, लेकिन यहां भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। चेतला में भी सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया, जबकि संजय बाहर ही खड़ा रहा। जांच में खुलासा हुआ है कि चेतला के बाहर खड़े-खड़े ही संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उससे वीडियो कॉल पर बात की। इसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी मांगी। दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचकर भी संजय किसी से संबंध बनाने में असफल रहा। जब पुलिस ने इस बारे में उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पुलिस को उसके इस जवाब पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस का मानना है कि संजय रॉय के मन में
किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश पहले से ही चल रही थी, इसीलिए उसने इन अड्डों पर भी किसी के साथ संबंध नहीं बनाया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद संजय ही बाइक चलाता रहा। दोनों जब दो रेड लाइट इलाकों से घूमकर वापस आरजी कर अस्पताल के पास पहुंचे तो संजय ने बैरक की ओर जाने के बजाय अस्पताल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वह बैरक नहीं जाएगा, तो संजय ने जवाब दिया कि वह जाएगा। उस समय रात के करीब 2:40 बज रहे थे। सौरभ ने बताया कि आरजी कर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क बैरक की ओर जाती है, इसीलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से बैरक पहुंच जाएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे यह नहीं पता कि संजय कब बैरक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उसे अपने भाई से मिलने अस्पताल जाना था। इसके लिए जब वह संजय को जगाने बैरक में पहुंचा तो वह गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश के बाद भी संजय नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वह अकेला ही अस्पताल चला गया और वहां डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दरअसल वह संजय को लंच के लिए बुलाना चाहता था। जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा वह लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजी कर अस्पताल में हुई वारदात के बारे में बताया और मामले की जानकारी लेने को कहा, क्योंकि संजय की अस्पताल में कई लोगों से जान पहचान थी। संजय ने जवाब दिया कि वह इस बारे में चेक कर रहा है। सौरभ के अनुसार इसके बाद संजय ने टॉयलेट जाने की बात कहकर वहां से निकल गया और फिर फरार हो गया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसने संजय को अस्पताल चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन संजय हर बार टालता रहा। आखिर में संजय ने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कहकर अस्पताल जाने से मना कर दिया। हालांकि संजय 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह वारदात के अगले दिन भी बेहद रिलैक्स्ड और खुश नजर आ रहा था। 9 अगस्त की रात 12 बजे सौरभ को पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया पर संजय ने फोन नहीं उठाया। कुछ समय बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में गया था उस समय डॉक्टर बिटिया की मौत हो चुकी थी और उसका शव वहां पड़ा था। शव को देखकर वह डर के मारे भाग गया। जबकि संजय ने 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। क्या अब उसका अपने बयान से यूटर्न लेना इस ओर इशारा करता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है, या फिर संजय रॉय यह समझ चुका है कि वह बच नहीं सकता और इसलिए नई नई कहानियां बना रहा है। इसी बीच सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को संदीप घोष पर घटना स्थल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकांत मजूमदार ने एक दस्तावेज की प्रति मीडिया के सामने पेश की जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। यह सरकारी दस्तावेज एक आदेश था जिसे संदीप घोष ने घटना के ठीक अगले दिन जारी किया था। इस आदेश में सेमिनार हॉल के नवीनीकरण का उल्लेख था। सुकांत मजूमदार का दावा है कि यह आदेश जानबूझकर जारी किया गया ताकि क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके। वहीं डॉक्टर बिटिया के माता-पिता ने भी एक और खुलासा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुलिस ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें पैसे की पेशकश की। डॉक्टर बिटिया की मां ने कहा कि जब उनकी बेटी का शव घर में रखा था तो पुलिस ने उनसे पैसे की मांग की थी। इन आरोपों ने मामले में सस्पेंस और भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के माता-पिता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। डॉक्टर बिटिया के चाचा ने भी आरोप लगाया कि पुलिस उनसे एक सादे कागज पर साइन करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया और कागज फाड़ दिया। न्याय की इस जंग में हर नया मोड़ केस को और भी उलझा जा रहा है। इसी बीच हुगली के कोन नगर के रहने वाले 28 वर्षीय विक्रम को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल लाया गया था। विक्रम की मां कविता भट्ट
प्राचार्य जी के मुताबिक उसके बेटे का ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी और बहुत खून बह चुका था। जब वे अपने बेटे को आरजी कर अस्पताल लाए तो वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला, इमरजेंसी वार्ड में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। विक्रम को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी जान चली गई। इस पर आरजी कर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि विक्रम की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से नहीं हुई बल्कि उसे तुरंत ट्रॉमा केयर में ले जाया गया था। अब लोग कह रहे हैं कि यह घटना उसी वक्त की है जब डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी और इस घटना को डॉक्टर बिटिया के केस से जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे सारा सच सामने आ रहा है और चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरा भारत मिलकर उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में जस्टिस फॉर द लेडी डॉक्टर जरूर लिखें।